अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। 2-3 जजेस को आप बिठा देंगे जो स्पेशलिस्ट हैं, उससे काम नहीं चलेगा। जो मैंग्रोव कवर है सिंध में, वो डेंजरसी लेवल तक जो है वो उसको काटा जा रहा है। मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का बहुत शौक था। मुझे एक अलग ही मजा आने लगा। कोशिश किस चीज़ की जाती है कि हम उस मुजरिम तक पहुँचे और हम किसी बेगुनाह को सजा न दें। कुछ लोग तो जिम जाके भी अपना वजन कम नहीं कर पाते। डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड कप पाकिस्तान 1992 में भी जीता था और अगेंस्ट ऑल ऑड जीता था। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरी तरफ से आपको गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और इंशाल्लाह आज का दिन बेहतरीन गुजरने वाला है। और अब दिन का आगाज़ जैसे कि हमारा मामूल है, अच्छी बात से हम करते हैं। कोई ना कोई गोल्डन वर्ड्स हम आपको बताते हैं। तो आज के गोल्डन वर्ड्स हैं कि अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छा दोस्त अजीज़ रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। ज़ाहिर है अच्छे मशवरे देगा, अच्छी कंपनी देगा, उसकी कंपनी में आप कुछ इत्मीनान, हौसला अफजाई महसूस करेंगे तो बुरा वक्त भी अच्छा वक्त बन जाएगा। और इंसान की उससे अच्छी दोस्ती किताब से है, क्योंकि किताब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किताब आपकी बेहतरीन रफ़ीक है। तो किताबों से भी दिल लगाइए, क्योंकि इन किताबों में साने हयाती होती है बहुत सारे कामयाब लोगों की, जिन्होंने ज़िंदगी के नशेब व फराज देखे होते हैं, अपने अपने तजर्बे अपनी किताबों में उन्होंने शेयर किए होते हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और आप अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो किताब बेहतरीन दोस्त है। कोशिश करें कि अपने बच्चों को इन गैजेट से निकाल कर पढ़ने पर लगाएं, रीडिंग स्किल सिखाएं। इंजॉय आप उनके सामने किताब पढ़ते हुए करेंगे, वो आपको देख के इंजॉय करेंगे। तो ये है जनाब आज की अच्छी बात जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हम बढ़ेंगे आज की बड़ी खबर की तरफ। पहले तारीख में पहली बार किसी मुकदमे की बराह रास्त समात, अब मुकदमात के इल्तवा पर पाबंदी, तारीख पर तारीख अब और नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स पूरी कौम के लिए उम्मीद की किरण कि अब ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तेज़ी से समात मुमकिन हो पाएगी। आज ये जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ज़ियाबतीस से मुतासरा ममालिक में पहले नंबर पर, मुल्क की 30% से ज़ायद आबादी के मरज़ में मुब्तला होने का इंकिशाफ। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार हैरान कुन है। आखिर पाकिस्तानियों के तेज़ी से इस बीमारी का शिकार होने की वजह क्या है, ये भी हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। उम्र सिर्फ 13 साल, महारत कमाल, मुल्क के कम उम्र तरीन वेब डेवलपर अनस आसिफ ने दुनिया को हैरान कर रखा है। आज दुनिया बोल है कि मेहमान होंगे। और माजी की मायनाज अदाकारा मुमताज़ बेगम की वतन वापसी, क्या फिल्म इंडस्ट्री में भी वापसी होगी? लेजेंडरी अदाकारा का खुसूसी इंटरव्यू भी प्रोग्राम का हिस्सा। तो जनाब बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात जो कि आज हमारे प्रोग्राम में हमारी मेहमान बनने वाली हैं, और यकीनन आपको भी इंतज़ार होगा उनसे मुलाकात का। यकीनी तौर पर आपसे मुलाकात करवाएंगे भी। तो अभी हम शामिल कर लेते हैं ट्रेंड्स। तो ट्विटर के ऊपर जो हैशटैग इस वक्त टॉप ट्रेंड में है वो है ICC वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी टीम को भी बिलाखिर वर्ल्ड कप के लिए जो भाईल रुकावटें थी वो दूर हो गई हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट स्क्वाड को भारतीय वीज़े जारी हो गए हैं। पाकिस्तान टीम आज बारास्ता दुबई भारत रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैचेस 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। और इस ट्रेंड में सारिफीन कौमी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं, जबकि ट्रेंड में अब तक 9000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, बेस्ट ऑफ लक बोला है कौमी क्रिकेट टीम को। तो चले जी, शुक्र है अल्लाह का कि जो NOC मिल गया, वीज़े जारी हो गए और अब टीम के बाद ऑफिशियल्स भी जाएंगे, फिर फैंस भी जाएंगे। उम्मीद है कि उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और स्मूथली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। दूसरा जो ट्रेंड है वो वही ट्रेंड है जो कल भी था, तेरा एंजुदा इस्तकबाल होसी, ये ट्रेंड में शामिल है और ये मुस्लिम लीग नून के कायद के लिए है। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी पर सारिफीन ने उम्मीदें बांध दी हैं। किसी ने लिखा शेर आ रहा है, तो किसी ने लिखा कि इन्हें मुश्किल हालात में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। उम्मीद की किरण का लक़ब दे दिया गया। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ की जानिब से नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए 21 अक्टूबर का ऐलान किया गया है और 10 लाख लोग इकट्ठे करने का सोचा गया है। प्लान है कि ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा, तभी ये हैशटैग भी चल रहा है कि तेरा एंजुदा इस्तकबाल होसी। तो देखते हैं कितने लोग इकट्ठे होते हैं, कैसा इस्तकबाल होता है। तैयारियां अलबत्ता भरपूर जारी हैं। अब जनाब कुछ बात करेंगे इंसाफ के मुतलाशियों के लिए, जिनके लिए एक अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। सुप्रीम कोर्ट जाकर तारीख लेने का तस्वुर जहन से निकाल दें।
तारीख लेने का रुझान अब नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाजे कर दिया है, चीफ जस्टिस ने ज़मीन से मुतालिक केस में वकील की सख्त सरजनिश की है और मुकालमे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। माहिर कानून से इस हवाले से बात करेंगे कि आया ये मुमकिन अब हो पाएगा, यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब की इन एफर्ट्स को आप किस तरह देख रहे हैं। तो इसी पर बात करने के लिए अशतर और असाफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अशतर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अशतर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक बड़ा बयान आया जो कि बड़ा हौसला अफजा है। वो सालीन जो कि चक्कर पर चक्कर लगाते हैं और तारीख पर तारीख मिलती है, उन्होंने एक उम्मीद बांध ली है, किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत खुशाइन बात है, बहुत ही इस तरह की बात है जिससे लोग लाजमी तौर पर खुश होंगे, लेकिन साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है देखना कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है जहाँ पे 56,000 है, 56,000 मुकदमात हैं। जब आप मुल्क की हालत देखते हैं तो वहाँ पे जो केसेस की तादाद है वो इससे कम से कम 7-8 गुना ज़्यादा है और गो के वहाँ पे जज भी ज़्यादा हैं। यहाँ तो इस वक्त 15 हैं, होने 17 चाहिए, लेकिन जजेस जो हैं उनकी तादाद हाई कोर्ट में भी और सिविल कोर्ट्स में भी और डिस्ट्रिक्ट जजेस के भी बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद जो पेंडेंसी है वो बेशुमार है। तो तवज्जो जो है देने की वो शायद गवर्नमेंट को तवज्जो देने की है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर इस्लाहात लेके आए। बिल्कुल आप ट्रेंड देखते हैं कि किस तरीके से ऊपर से चल रहा है और इसको ट्रिकल डाउन कहते हैं आप, यानी बारिश जो है ऊपर से ही नीचे आएगी, लेकिन साथ में बहुत ज़रूरी है कि आप वो इस्लाहात करें जिनके ज़रिए जो है वो केसेस तेज़ी से निपटाए जा सकें। उनमें बुनियादी 3 बातें, एक इल्तवा का होना। अगर इल्तवा के मामलात ख़त्म कर दिए जाएं और उस पर कानून बनाया गया था और मुस्लिम लीग एन की गवर्नमेंट में यह बनाया गया था कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, जिसमें इल्तवा पे इल्तवा के ऊपर जो इल्तवा मांगने वाला है उसको हर्जाना देना पड़ता है और वो कोर्ट की सवाबदीद पे नहीं होता। उसको पूरे पाकिस्तान में आप लेके आए, वो इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद में है। दूसरा, इस वक्त हमारे पास जो टियर्स हैं, सिविल जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, उन टियर्स को कम करें। दुनिया में कहीं इतने ज़्यादा जो मराहल हैं वो नहीं है, उन मराहल को कम करें। तीसरा, वो वजूहात जिनकी वजह से लिटिगेशन होती है, जिसकी वजह से लोग कोर्ट जाते हैं, उनको कम करें। हमारे मुल्क में लोग अपनी मुश्किल के अजाले के लिए नहीं कोर्ट जाते। ज़्यादातर जो प्राइवेट लिटिगेशन है, ज़्यादातर लोग दूसरों को मुकदमात में उलझाने के लिए कोर्ट लेके जाते हैं, उनको तकलीफ देने के लिए कोर्ट में लेके जाते हैं। तो उसका अजाला करना ज़रूरी है। उसके लिए लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो मसालती मामलात हैं उनको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। और ये 3 बहुत मोटी मोटी सी बुनियादी बातें हैं जो शायद निगरान हुकूमत बहुत तेज़ी से कर सकती है। जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात आती है तो उनकी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज बहुत होती हैं, उनकी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, उनके पास और बहुत बड़ा एजेंडा होता है। तो यहाँ पे जो रिफॉर्म्स की जो बुनियाद रखनी है, और अगर आप अच्छी बुनियाद रखते हैं तो उस पर इमारत अच्छी खड़ी हो सकती है। ये चीज़ मेरे ज़हन में अच्छा है। वैसे मैं चाहूँगी अशतर साहब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस आए, लेकिन अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने के बाद जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं या जिस तरह लोगों ने उम्मीद बांध ली है, जैसे रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशाइंद है। लेकिन किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा? इसके लिए आई थिंक सो कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, जजेस की तादाद बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, फिर ये मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि पेंडिंग केसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक तो पेंडिंग केसेस हैं और जो केसेस की पीछे से जो नए केस दायर हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए जहाँ अगर मुझसे आप पूछें तो यहाँ पे आपके पास जो मामलात हैं, बहुत सारे मामलात सुप्रीम कोर्ट में जाने ही नहीं चाहिए। मसलन कस्टम्स, इनकम टैक्स और ये सारे के सारे, ना तो हाई कोर्ट के जजेस इसमें स्पेशलिस्ट हैं। 2-3 जजेस को आप बिठा देंगे जो स्पेशलिस्ट हैं, उससे काम नहीं चलेगा। ये स्पेशलिस्ट ट्राइब्यूनल्स का काम है। तो होना ये चाहिए कि इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल जो बने हुए हैं
उनके खिलाफ अपील एक फेडरल कोर्ट में जाए, ना कि सुप्रीम कोर्ट में जाए। और इसी तरह जो आपके मामलात हैं कस्टम्स के, एक्साइज के और ये सारे, वो भी फेडरल कोर्ट्स में जाए। ये तरीका कैपेसिटी बढ़ाना, और कैपेसिटी बढ़ाना सिर्फ तादाद को बढ़ाना नहीं है, स्पेशलिस्ट को लेके आने की जरूरत है। और ये बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कभी कोई तवज्जो नहीं दी गई। मैंने बारहा ये बात की थी जब मुझे मौका मिला, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट शायद तरक्याती कामों पे और बाकी कामों पे ज्यादा तवज्जो देती हैं, इन चीजों को वो इतना ज्यादा अहमियत नहीं मिलती। मसलन सक्सेशन सर्टिफिकेट के मामले थे, ये कानून हम लोगों ने ही इसकी तश्कील दी थी, लेकिन इसकी फिर जो इम्प्लीमेंटेशन वो पीटीआई गवर्नमेंट ने की। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट करती है, सवाल ये है कि क्या करती है और कितनी तेजी से करती है। तो ये है। लेकिन अशतर साहब, अभी जिस तरह बड़ा जबरदस्त ये प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है, हिस्टोरिक मूवमेंट है। इससे पहले आपने देखा कि जिस तरह ओपन फॉर ऑल हेयरिंग हुई, जो कि लाइव दिखाई गई, बहुत अहम केस था। उसके बाद उन्होंने BMW लेने से इनकार कर दिया, अपने रूम के बाहर अपने नाम की जो तख्ती है वो उस तरीके से नहीं लगवाई जैसे लगती थी। फिर उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया कि भर्तियां किस तरीके से हुई है ये सारा कुछ वाज़ेह होना चाहिए, फिर ये रिमार्क्स सामने आए। ये कितना इनक्रेडिबल है और ये कितना ज़रूरी था जो पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया कि ये ट्रिकल डाउन करता है। ट्रिकल डाउन से फिर बात हुई है कि ऊपर से नीचे जब वो देखते हैं लोग ऊपर क्या हो रहा है, तो फिर उसकी तकलीद शुरू होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमल है। दूसरा, ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि कहा कुछ और किया कुछ। तीसरी बात ये है कि जजेस जो हैं वो कोर्ट का मतलब दरबार नहीं है। कोर्ट का मतलब दरबार नहीं है, कोर्ट का मतलब है टेम्पल ऑफ जस्टिस, यानी एक ऐसी इमारत जहां पे आपको अपने जो मामलात हैं उनका फैसला जज की सवाबदीद पे नहीं, उसकी मर्जी पे नहीं, उसकी पसंद नापसंद पे नहीं, बल्कि कानून और आइन के मुताबिक हो। ये एक पहलू है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात ठीक होंगे तो फिर बाकी मामलात खुद ब खुद फिट इन हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा अशतर साहब, मुझे थोड़ा सा ज़रा गाइड कीजिएगा कि अब चूंकि ये रिमार्क्स बड़ी अच्छी बात है आ गए हैं, इस पर काम का आगाज़ भी हो जाएगा या हो गया होगा, इसके लिए सिर्फ चीफ जस्टिस की तो एफर्ट्स हैं, लेकिन जिस तरह आपने बोला कि एपेलेट कोर्ट, फिर ज़ाहिर है ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, उनको मुतहर्रिक करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या इनको किसकी कॉपरेशन दरकार होगी तो ये मुमकिन हो पाएगा? ये सारा का सारा बोझ जो है बेसिकली हुकूमत का होता है। हुकूमत ने जब बनाया कानून सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, वो बहुत अच्छा कानून बनाया गया है। उसमें हर कानून में इस्लाहात की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुतालिक कवानीन तमाम हाई कोर्ट्स के मुतालिक बना दें, तमाम ट्राइब्यूनल्स के मुताबिक बता दें, उनको पैसे मुहैया करें, उनको अमला मुहैया करें, उनकी जो है इमारत जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से आप असिस्टेंस दिलवाइए। रिकॉर्ड रूम्स तक तो हमारे पास है नहीं, तो फिर ये सारी का सारा बोझ मेरी नज़र में कोर्ट्स के ऊपर ऐसा सच नहीं है, हुकूमत पर है और गवर्नमेंट जो है बल्कि स्टेट के ऊपर है। सही। और इसको जितनी जल्दी इस पे काम करे, मैं समझता हूँ कि उतना ही अच्छा हमारे मुल्क की। चलें जी, बिल्कुल अशतर साहब आपने ठीक कहा कि जितना जल्दी इस पर काम हो सके उतना ही अच्छा है। जाहिर है वो मुल्क तरक्की करते जहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो और बहुत तेज़ी के साथ इंसाफ होता दिखाई भी दे तो वो मुल्क तरक्की करता है। बहुत शुक्रिया आपका अशतर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। तो वैसे भी अपने बोल्ड फैसलों की वजह से, अपने इंसाफ की वजह से जाने भी जाते हैं और यही वजह है कि वो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं और आगे आने वाले जो जज साहिबान होंगे इंशाल्लाह वो इसकी कंटिन्यूटी को इसी तरह जारी रखेंगे। अब कुछ बात करते हैं कराची वालों की, जिन्हें कहा जा रहा है कि तैयार हो जाओ, अगर जिंदा रहना है तो बार बार मुँह धोना है। ये हम नहीं, माहिरीन सेहत कह रहे हैं, क्योंकि कराची आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है, जिसके बायस शहर कायद में सांस लेना ख़तरे से खाली नहीं है। अभी तो सर्दी की शुरुआत भी नहीं हुई, फ़ज़ाई आलूदगी के मसाइल का सामना है। आपने नोटिस किया होगा कि बाहर जब निकलते हैं, स्पेशली या तो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, तो आपको एक धुंध, एक मिस्ट सी नज़र आती है। तो वो सिर्फ एक मिस्ट नहीं होती या धुंध नहीं होती, उसमें ज़ाहिर है जर्म्स भी हैं, डस्ट भी है, आलूदगी है। यही वजह है
कि इसको अब नंबर 1 पे कर दिया गया है फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, लेकिन इससे बचना कैसे है, इस पर काम कैसे करना है, ये हमें माहिर माहौलियात ही बेहतर बता सकते हैं। तो इस वक्त मरियम शबीर जो कि माहिर माहौलियात है, हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, वेलकम टू आवर शो। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रीज़न्स आप क्या देख रही हैं, स्पेशली ये मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कि इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी में नंबर 1 पर आ गई है, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? जी इसकी आप देखें कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान में किसी भी शहर को ले लें, कराची को शामिल भी उसमें कर लें, अर्बन प्लानिंग बिल्कुल नहीं है। और अर्बन प्लानिंग नहीं है तो इस वक्त आप देखें कि कराची में 100 से ज़्यादा जो है वो हाउसिंग स्कीम्स हैं जो काम कर रही हैं। जब हाउसिंग स्कीम्स काम करती हैं, उनमें अर्बन प्लानिंग नहीं है, तो वो आपके दरख्त काटती हैं। और पिछले 10 सालों में कराची में 5 हेक्टेयर्स पर के स्केल के जो है वो दरख्त काटे जा चुके हैं। ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें तो जो मैंग्रोव कवर है सिंध में, जिसे कार्बन का सिंक कहा जाता है, जो आपकी पोल्यूशन को अब्जॉर्ब करता है, वो डेंजरसली लेवल तक जो है वो उसको काटा जा रहा है। काफ़ी वो ख़तरे में है, ख़त्म होने की तरफ जा रहा है तेज़ी से। इसके अलावा आप देखें कि जो आपकी इंस्पेक्शन गाड़ियों की यहाँ पर नहीं होती है, तो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जिनके इंजन्स ख़राब हैं वो आपके जो है वो लो क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, वो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत पावरफुल हैं और उन पर चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं है। अगर मॉनिटरिंग आपके मुतल्लिका इदारे करते भी हैं तो वो इदारे इतने पावरफुल नहीं हैं कि उनको बंद कर सकें अगर वो वायलेशन रूल्स की कर रही हैं, जो एमिशन स्टैंडर्ड्स से ज़्यादा अगर एमिट कर रही हैं। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके हर दफ़ा जो है वो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि दूसरे भी पाकिस्तान के शहरों में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मरियम कि अभी हमें इमीडिएटली ऑन एमरजेंसी बेसिस क्या करने की ज़रूरत है कि हम इसको एटलीस्ट कंट्रोल करें, कि फ़ौरी तौर पर हम इस पर ओवरकम तो नहीं कर सकते, लेकिन काविशें अभी शुरू करेंगे तो आगे जाके चीज़ें बेहतर होंगी। जी मेरा ख्याल है कि बहुत ही आसान हल है, कोई इसमें मुश्किल बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप देखें कि अर्बन प्लानिंग को हम यकीनी अगर बनाएं, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी स्टार्ट होती है तो वर्टिकल हाउसिंग की तरफ हम जाएं। और उसमें भी चाइना के बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं जिसमें आपकी ग्रीनरी उसमें इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं ताकि आपकी जो पोल्यूशन है वो एब्जॉर्ब हो सके। दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, सबसे चीप और सस्ता ज़रिया जो है आपके दरख्त लगाने का है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज पर चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है। अगर वो वायलेशन कर रही हैं तो उनको आप बंद करें, उनको टाइम दें कि वो क्लीन टेक्नोलॉजी उसमें लगाएं ताकि हवा में जो है वो मादे जहरीले वो ना करें, इस तरह अखराज उनका ना हो। इसके अलावा आप देखें तो आपकी जो फिर लॉन्ग टर्म में भी आपके ऑफ कोर्स फिर डिफरेंट जो है वो स्टेप्स होते हैं जिसमें गाड़ियों का इंस्पेक्शन आप करना स्टार्ट करें, जो उनको सर्टिफिकेट इशू करें। जो गाड़ी ठीक नहीं है, जो कि धुआं छोड़ती हैं, उनको आप रोड के ऊपर आने की इजाज़त ना दें। इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करें। कुछ हद तक तो है कराची में, लेकिन जितना बड़ा कराची है उस लिहाज से ज़ाहिर है वो नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन जैसे मंसूबे जो है इनको मज़ीद एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो ये ऐसे इक़दाम हैं जिनको फौरी तौर पर हुकूमतें कर सकती हैं। उनके पास पॉलिसीज़ हैं, उनके पास प्लान्स बनाने की ज़रूरत है कि उनको इम्प्लीमेंट उन्हें किस तरह से करना है। अच्छा मरियम, मुझे एक बात बताइएगा, एक चीज़ जो कि मैंने जनरली ऑब्जर्व की है, आपने भी की होगी, हम अक्सर ये देखते हैं कि कई जगहों पर कचरा जो कि इकट्ठा किया जाता है उसको आग लगा दी जाती है। ये कितनी बड़ी वजह है फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे की? ज़ाहिर है उसके बाद हम देखते हैं तो ओजोन की लेयर के बारे में हमने पढ़ा है कि वो बहुत तेज़ी के साथ इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये कितना गलत है ये, इसको आग लगाना? डिस्पोज ऑफ करने का और कोई तरीका भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो कूड़े को आग लगा दी जाती है, समझा ये जाता है कि शायद ये बहुत कम आपकी हवाई आलूदगी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हकीकत ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ज़ाहिर है उसमें हमारे यहाँ तो वेस्ट सेग्रीगेशन भी मतलब अलग-अलग वेस्ट की टाइप की बेस पे नहीं किया जाता। उसी में प्लास्टिक भी होता है, उसी में बाकी वेस्ट भी आपका कांच सब चीज़ें होती हैं, मेटल भी होते हैं, उसी में धातें होती हैं। तो उसको आग लगा दी जाती है तो वो आपके जहरीले मादे वो भी कंट्रीब्यूट ऑफ कोर्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा डंप लगाए होते हैं हमारे कूड़े के जगह जगह पे, कराची में भी इसी तरह है। तो वो फिर जब टेम्परेचर भी उसमें इंक्रीज होता है तो वो फिर उससे भी जहरीले मादे गल सड़ के जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो वेस्ट का बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत सारे ममालिक जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान भी कर सकता है, जिसमें सबसे पहले तो आपके जो मुतल्लिका इदारे हैं वो तो सबसे पहले साइट्स मुतय्यन करें कि उन्हें कूड़ा जमा करके
कहाँ ठिकाने लगाना है। ऐसे हमारी कोई साइट जो है पाकिस्तान में, आप किसी भी शहर का देख लें तो नहीं है। जहाँ भी आता है नालों में फेंक देते हैं, बरसाती नालों में, और जब बारिशें होती हैं तो वही फिर हमारे घरों में घुस रहा होता है पानी। तो इसके अलावा आपको कूड़ा उठाने का बंदोबस्त करना, कूड़े को अलग उसकी टाइप की वेस्ट पे अलग अलग उनको करना, सॉर्ट करना, और फिर ठिकाने लगाने के लिए मुतल्लिका इदारों का प्रॉपर उनका प्लान होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची समेत हमारे किसी भी पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, किसी भी शहर में आपका, इवन इस्लामाबाद में भी वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्लान नहीं है। और आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और जो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, वो जो एक बेसिक चीज़ है जो इसमें मरियम एक चीज़ और भी आई थिंक सो कि हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, स्पेशली जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो फुजला निकलता है, भले वो चिमनियों के ज़रिए निकले, भले वो वैसे निकले जो कि समंदर में भी जा रहा है, फ़ज़ा में भी जा रहा है, और वो भी इसमें काफ़ी रोल प्ले कर रहा है। जब तक उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, उसको प्रॉपरली देखा नहीं जाएगा कि भाई आप किस तरह कर रहे हैं, ये आलूदगी जहर बन के लोगों के जिस्मों में तो नहीं जा रही, तब भी चीज़ें जो हैं वो इस तरह ख़राब रहेंगी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी इंडस्ट्रीज का भी कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। इंडस्ट्रीज के अलावा आप हॉस्पिटल्स को देखें तो उनके वेस्ट को भी आग लगा दी जाती है, जिसमें बायो वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट होता है, मेडिसिन का वेस्ट होता है। बहुत चंद हॉस्पिटल्स हैं आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है बेसिकली उसी में प्रॉब्लम है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस हों, वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड तो उस तरह से नहीं है, अगर प्रॉपर हों और उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो जो वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट होता है वो मिनिमाइज हो सकती है। लेकिन ऑन दी अदर साइड आपकी जो गाड़ियां सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करती हैं और इंडस्ट्रीज, उन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपका मेजर कंट्रीब्यूटर आपका यही दोनों सेक्टर्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि एयर पोल्यूशन का इशू जैसे ही आता है तो हमारी ब्रिक किल्स और जो हमारे किसान होते हैं सीजनल, जो एक स्मॉग का भी आता है, उसमें ज़्यादा फोकस उन्हीं पे रखा जाता है क्योंकि वो इजी टारगेट होते हैं। बिल्कुल, और ये हमें उस तरह पता नहीं चल रहा, लेकिन ये इतना नुकसानदेह है कि यही फुजला, यही गंदा पानी है, केमिकल ज़ाहिर है जब नीचे सीवरेज में भी और वैसे पानी में भी मिक्स हो रहे हैं तो हम सब्जियां भी उसी पानी की उगी हुई खा रहे हैं, और ये और बहुत सारी चीज़ें जो कि ख़राबी की तरफ जा रही हैं सिर्फ इस छोटी सी लापरवाही की वजह से। हम इस चैलेंज को एज ए चैलेंज ले ही नहीं रहे। हमारी तरजीहात में ये चीज़ शामिल नहीं है कि इसको चेक एंड बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है। एनी हाउ हमारा मकसद यही था कि हम इस मसले को उजागर करें, हाईलाइट करें और बाब इख्तियार इसको देखें, सुने, इस पर कुछ करें, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच मरियम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आगे चलकर भी आपसे हम गाइडेंस इस हवाले से लेते रहेंगे। अभी नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और अब जो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं वो है छोटे से हीरो जो कि इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं और आपने इनको दूर से देख भी लिया। इनका नाम है अनस आसिफ और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इनकी उम्र सिर्फ 13 साल है। वेलकम टू आवर शो अनस। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन। How about you? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कमाल कर रहे हो भाई। ये मतलब सोचा हुआ था या फिर कैसे किया? मैं आपसे पूछूंगी, पहले नाज़रीन को तो बताएं आपने किया क्या है। तो जनाब इनको अगर आईटी का चीता कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। हालिया दिनों ये आईटी की सर्विसेज भी फराहम कर रहे हैं। ये शौक की इब्तिदा कैसे हुई, फिर इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियों का राज क्या है, ये हम इनसे जानेंगे। वेब डेवलपिंग ये ऐसी शानदार करते हैं और अब तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको ये अब ये कोर्सेज करा भी रहे हैं। और कैसे ये सब कुछ हुआ ये हम इनसे पूछते हैं। तो अनस, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये शौक़ आपको कब से था? देखें, आईटी का शौक़ पहले मुझे नहीं था क्योंकि मेरा शुरू से था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा एंड डॉक्टर, जो हर बच्चे का हमेशा बदलता रहता है। तो बट जब मैं 9 इयर्स के बाद जब मेरे पास कंप्यूटर आया एंड जब मैं आईटी से थोड़ा रिलेट करने लगा तो फिर मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए एंड देन मैं आईटी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया। रिलेशन आईटी के साथ बनाया, रिलेट किया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, मुझे आईटी जब मैं खेलने लगा ना, क्योंकि मुझे गेम्स खेलने में पसंद नहीं है, ठीक है। जब मैंने आईटी से क्या नाम है मेरा इंटरेक्ट हुआ, तो जब मैंने आईटी में काम करा और जो चीज़ें जो मैं गेम्स खेलता था या देखता था, जब मैं खुद बनाने लगा, जो वेबसाइट्स में खुद चलाता था वो मैं खुद बनाने लगा। एंड देन जो मैं फोटोग्राफी देखता जब आप खुद बनाने लगते हैं तो कोई ना कोई आपको गाइड करता है तो आप बनाना शुरू करते हैं। तो मेरी जो गाइडनेस थी वो सर रिजवान भट्टी मेरे बेस्ट सर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया। देन एसएमआईटी की पूरी टीम ने मुझे गाइड किया, मेरे फादर एंड मेरे मदर ने बहुत गाइड किया।
देन मैं खुद भी यूट्यूब से सर्च करा करता था, मुख्तलिफ चैनल्स हैं उनको मैं देखा करता था एंड देन करा। फर्स्ट मैंने टेक्निकट्स का कोर्स किया था जिसमें बेसिक्स कोर्स होते हैं लाइक CCO का, वो मेरा बैच 1 था। देन उसके बाद मैंने एडवांस कोर्स, क्योंकि हमारे सर ने उस वक्त था नहीं, क्योंकि हमारे SMIT में है कि मैट्रिक के बाद को कोर्स किसी कोर्स में ले सकता है। तो सब मुझसे पूछते फिर आप कैसे आ गए, तो मैं ये बोलता हूँ कि हमने सर से बोला था कि अगर हमारे कोर्स ख़त्म हो गया CCO वाला तो फिर हमारी तो लाइफ टेक्नोलॉजी की ख़त्म हो जाएगी, IT की लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें मैट्रिक के बाद चांस मिलेगा फिर। तो अगर हम एक रखें कि अगर कोई फ़र्स्ट पोजीशन लेता है तो उसको अगर चांस मिलेगी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट फर्स्ट पोजीशन एंड देन मैंने ज्वाइन किया वेब एंड डेवलपमेंट के कोर्स को। फिर मैंने वेब एंड डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, उसके बीच में ही मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने कोर्स किया। कैसे पैदा हुआ? पेरेंट्स जो हैं क्या वो भी IT से बिलोंग करते हैं? नहीं, वो IT से बिलोंग नहीं करते। मतलब मुझे खुद IT में इतना इंटरेस्ट था क्योंकि कंप्यूटर जब मेरे पास आया ना तो मुझे घुसने का बड़ा शौक़ था, मुझे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था। बट जब मैं IT की फील्ड में गया तो मुझे एक अलग ही मतलब मज़ा आने लगा। मैं जब IT की चीज़ें बनाने लगा, CVs बनाने लगा, देन अपनी टीचर्स की हेल्प करने लगा, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने लगा, तो मतलब वो एक अंदर से खुशी महसूस होती थी। एंड देन जब मेरा माइंड बना, जब मैंने वेब एंड डेवलपमेंट के अंदर आया तो फिर मेरा वैसे ही बिज़नेस माइंड हो गया। मैंने सोचा कि क्यों ना अब अपनी कंपनी बनाई जाए और उसको एक बड़े लेवल पे लेकर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, आपकी तो कंपनी रजिस्टर करा ली आपने? जी, नियॉन जीनियस के नाम से है, नियॉन जीनियस। अच्छा, मुझे ये बताओ अनस कि अभी माशाल्लाह जब आपने इतने सारे संगे मील अभी से माइलस्टोन्स अबूर कर लिए हैं कि आपने फर्स्ट पोजीशन ली, उसके बाद आपने बोला मौका मिलना चाहिए, आपको मौका मिला, आपने खुद को प्रूव किया, अब प्लान्स क्या है, क्या सोचा हुआ है, कहाँ तक जाना है? देखिए मेरे प्लान्स तो बहुत बड़े हैं। इंशाल्लाह मेरी जो कंपनी है नियॉन जीनियस वो कोर्सेज़ करवाती है, तो इस कोर्सेज़ वाली चीज़ को हम बहुत बड़े लेवल पे इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। इसके अलावा जिस तरह गूगल एंड यूट्यूब का नाम आता है, इस तरह इंशाल्लाह हमारी नियॉन जीनियस का भी नाम आएगा। एंड इंशाल्लाह ये सिर्फ नियॉन जीनियस सिर्फ टेक कंपनी में काम नहीं करेगी, ये बिल्कुल ऑलराउंडर होगी। और मेरी एक फैक्ट है, मैं हमेशा किसी को बताता हूँ, मेरा नाम है अनस, उसका अगर सेंटर वाला वर्ड हटाएंगे यानी थर्ड वर्ड हटाएंगे तो बन जाएगा ANS, जो कि आंसर की शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ का मेरे पास आंसर हो, यानी आप छोटे गूगल बन जाएंगे। बिल्कुल, you're right। अच्छा, तो अनस मुझे ये बताओ कि स्टडीज़ के हवाले से क्या चल रहा है? स्टडीज़ मैं 9th क्लास में हूँ एंड मेरी स्टडीज़ बहुत अच्छी चलती है। मैं अपने स्कूल का टॉपर भी हूँ एंड मतलब स्टडीज़ भी साथ लेकर चलता हूँ मैं। एंड मेरी टीचर्स भी मुझे सपोर्ट करती हैं, मेरी मैडम भी मुझे सपोर्ट करती हैं मेरी पढ़ाई में, क्योंकि उनको पता है कि मेरा मुख्तलिफ जगह जाना होता है, तो फिर जो है वो मुझे कोऑपरेट करती हैं, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवा देती हैं एंड देन मैं कवर अप कर लेता हूँ। देन मैं अपने होमवर्क भी पूरे इसी तरीके से टाइम पे मुकम्मल करता हूँ, क्योंकि अब होता है कि कौन सी क्लास में हो? मैं 9th क्लास में हूँ। अभी मैट्रिक भी होने ही वाला है फिर आपका नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। तो अनस मुझे ये बताओ कि जो आपकी कंपनी है इसके हवाले से थोड़ा सा मुझे बताओ कि कितने स्टूडेंट्स आपके पास हैं, कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पर हो रहे हैं, और अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है उसका तरीकाकार क्या है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। नियॉन जीनियस की जो कंपनी है जो हमने लॉन्च की थी, पहले उसका नाम जैक्सो था बट हमने चेंज कर दिया नियॉन जीनियस। इसके अंदर हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के कोर्सेज़ करवाते हैं, लाइक वेब एंड डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स, देन हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फाइबर फ्रीलांसिंग, यूट्यूब अर्निंग कोर्स, और मतलब बेशुमार हैं, वीडियो एडिटिंग कोर्स हैं, फिर अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल कोर्स, अमेज़ॉन VA कोर्स, यानी मुख्तलिफ हमारे कोर्सेज़ में करवाता रहता हूँ। एंड हम बैचेस लॉन्च कर चुके हैं, 5 बैचेस मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। एज अ सैलानी मास IT ट्रेनिंग में एज अ टीचर असिस्टेंट भी काम कर रहा हूँ एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द KIDM पाकिस्तान में भी पढ़ा रहा हूँगा। तो मतलब प्रोग्रेस चल रही है। कैसा लगेगा जब छोटे से सर जा रहे होंगे, सर अनस, और आपको लगेगा शायद किसी और को आवाज़ दी है, मुझे नहीं आवाज़ दी? नहीं, ये शुरू में होता था। अब वो जब मैं टीचर से सुनेंगे वो सर बुलाते थे ना तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था, क्योंकि वो बहुत बड़े थे और मुझे सर बुलाते थे तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था। बट मैं फिर उनको बोलता हूँ मुझे भाई बुला दिया करें, बस बात करें। अच्छा, भाई बुला लिया करें, भाई बुला लिया करें, अनस ना कहा करें। सर अनस मत बुला करें, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है। अच्छा, ऑकवर्ड सा फील होता है। अच्छा, तो अनस फिर अर्निंग कितनी हो गई है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह $3000 की अर्निंग हो गई है। इसके अलावा मैं प्रोजेक्ट वाइज वर्क लेता हूँ, यानी प्रोजेक्ट्स मुझे मिलते हैं एंड मैं उस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके वर्क देता हूँ। तो कैसा फील होता है जब अपनी अर्निंग वो भी इसी एज में, छोटी सी एज में? बिल्कुल, इसी छोटी सी एज में मैंने जैसे बताया ना, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 9 ईयर्स से। तो वो सेविंग करते हो आप या मम्मा को क्या क्या करते हो? नहीं, मैं मम्मा को दे देता हूँ वैसे तो।
एंड मम्मा फिर मुझे अपने हिसाब से जो है फिर मुझे मेरी अपनी खर्ची दे देती हैं एंड ऑब्वियसली सेविंग करता हूँ ताकि नियॉन जीनियस की जो कंपनी है उसको थोड़ा सा और अपग्रेडेशन। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने ली हुई है, किसी को अपने साथ आपने एज अ पार्टनर लिया हुआ है? मेरी कंपनी में 3 एम्प्लॉयज़ हैं अभी, ठीक है, एंड इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ और करते रहेंगे। अभी ट्यूटर हैं वो 3, एंड इसके अलावा मुख्तलिफ और भी हम इंशाल्लाह हायरिंग करेंगे। इसके अलावा है ये कि अब ये सेविंग से ही जो है मैं नियॉन जीनियस के पम्फलेट्स हो गए, पोस्टर्स हो गए जो हमें लगाने होते हैं, दैन फेसबुक की अपग्रेशंस हो गई जो हम बूस्ट करते हैं पोस्ट को, ये सारी चीज़ें मैं फिर सेविंग से ही करता हूँ अपनी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो बच्चे जो अभी माशाल्लाह आपकी एज के हैं और उनको कहीं ना कहीं आईटी में इंटरेस्ट है और अगर वो ये चाहते हैं कि वो इस फील्ड में फ्लरिश करें, उनको आप क्या टिप दोगे, मशवरा क्या दोगे? देखिए, आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आईटी जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा आज की दुनिया में फैल गई है और आगे भी इसी का ही दौर है पूरा, क्योंकि आईटी जो है आहिस्ता ग्रून अप करती जा रही है। तो अगर हम अभी से ही आईटी को पकड़ लेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, ताकि हम आगे वाली टेक्नोलॉजीज़ को पहले से ही अडॉप्ट करके उस पर वर्क कर सकें, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग पढ़ाई साथ रखें मगर स्किल्स होना लाजमी है, क्योंकि एजुकेशन के साथ स्किल्स होंगी जब भी आप अर्निंग कर सकेंगे। तो हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, लाइक मेरी खुद की कंपनी नियॉन जीनियस, फेसबुक पे जाएं, हमारा भी न्यू कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग है, जीडीसी है, मतलब मुख्तलिफ हमारे पास। अच्छा, चलो आप सवाल का जवाब सोच के रखो कि पाकिस्तान इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना एडवांस है, हम लोग किस लेवल पर हैं, हमें कितना काम करना चाहिए, कितना काम है जो कि नहीं हो रहा, ये मैं आपसे पूछूंगी और मैं कुछ और बात करूंगी, आप ये सोच के रखो, ठीक है। अच्छा, मैं नाज़रीन को ये बताऊंगी कि पाकिस्तान में आबादी को 49% हिस्सा ख़वातीन पर जो कि मुश्तमिल है। अगर आज भी पाकिस्तान में ख़वातीन को हरास किया जाता है, बदसलूकी होती है, उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है। आपको याद होगा गुलिस्तान जौहर में चलती खातून से हरसानी का वाक़या पेश आया, फिर औरंगी टाउन में, फिर न्यू कराची में, यानी कराची जैसे बड़े शहर में हरासमेंट के इतने सारे केसेस जिनकी सीसीटीवी वीडियोस भी मौजूद है, मगर मुलजिम जो हैं उनका कुछ नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, कहाँ हैं, अंजाम तक पहुँचे नहीं पहुँचे, उनके साथ क्या हुआ। इस पर हम बात आज करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त डीएसपी ज़किया मलिक हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़किया साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़किया साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अक्सर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ज़ाहिर उस पर डिस्कशंस होती हैं, लोग अपनी अपनी राय भी दे रहे होते हैं। कई जगहों पर मैंने ये देखा है कि ख़वातीन को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि भी इनका हुलिया इस तरह का होता है, ये खुद लड़कों को एक्साइट करती हैं कि वो इनको छेड़ें अपने हुलिये से। लेकिन ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं इनमें मैं देख रही हूँ कि बुर्का पोश ख़वातीन भी महफूज नहीं है। बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और इस तरह के मैटर्स जो हो रहे हैं वो असल में एक तो ये जो कर रहे हैं ये जहनी मरीज होते हैं, हम तो इनको यही कहेंगे। और दूसरी ये चीज़ है कि इसमें कोई नहीं है कि लिबास क्या पहना है क्या नहीं, ठीक है, लेकिन होते हैं हरासमेंट के केसेस इस वजह से भी कि जब तक के हम औरत है या मर्द है या बच्चे हैं सबके साथ होती हैं ये चीज़ें आजकल के माहौल के हिसाब से। लेकिन जब तक वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक वो आके अपनी कंप्लेन नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो उनका मसला कभी भी हल नहीं होगा। और हल करने के लिए, मसले के लिए हमारी हर जगह टीमें डिप्यूट हैं, तो वो इन प्रॉब्लम्स को देखती भी हैं। जैसे देखा जाए तो वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल बने हुए हैं और उन पे भी काम हो रहे हैं। उसके अलावा आप देखें कि हर पुलिस स्टेशन में या बहुत सारे पुलिस स्टेशन में आप देखेंगे कि एसडीपीओ हमारी डीएसपी फीमेल भी हैं और एसएचओज भी हैं, वो भी वर्किंग कर रही हैं कि बहुत सी ऐसी फीमेल हैं जिनको एजिटेशन होती है या ऐसा फील करती हैं। मैं ज़किया साहिबा आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस सारी सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि औरतें जो हैं वो ठीक है, यहाँ पे तो खैर बुर्का पोश हैं, कुछ ख़वातीन वाकई कुछ उनका लिबास इस तरह का होता है, लेकिन बाहर के ममालिक में बाकायदा कानून बने हुए हैं, आप किसी की इजाज़त के बगैर किसी की तस्वीर नहीं ले सकते। छेड़ना या हरास करना तो बहुत दूर की बात है। एक तो एक गलती ख़वातीन की तरफ से कि वो रिपोर्ट नहीं करती या कतराती हैं थानों में जाके शिकायत करने से। दूसरा, यहाँ पर कानून भी उस तरीके से हरकत में नहीं आता कि इस तरह के लोगों को फौरी तौर पर पकड़ा जाए और सज़ा दी जाए। बिल्कुल जी, कानून हरकत में है और पकड़ रहे हैं लोग। लेकिन देखें, अगर कुछ दिनों के लिए कोई रिपोर्ट हो जाता है या वो पकड़ा नहीं गया, वो कानून से छुप नहीं सकता। आज नहीं तो कल जरूर वो अरेस्ट होते हैं। और बहुत से आपने केसेस ऐसे देखे हैं कि बहुत अरसा गुजरने के बाद भी वो अरेस्ट होते हैं और सारी चीजें सामने आती हैं। तो कोई भी मुजरिम या मुलजिम अपने आप को जुर्म करने के बाद बचा नहीं सकता, वो लाजमी पुलिस के हाथ लगेगा और उसे कानून के। ये सवाल यहाँ पर बिल्कुल उठता है कि
कि पुलिस अगर कुछ कर रही है तो ऐसे केसेस की रोकथाम के लिए कुछ नज़र आना चाहिए। क्यों वो हर दूसरे दिन रिपोर्ट हो रहे हैं, खबरों की जीनत बन रहे हैं, खबरों में आ रहे हैं, और किस तरह ये जो मर्द हजरात जो किस तरह के माइंडसेट के फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ज़हनी तौर पर बीमार हैं, उनको क्यों ये मौका मिल रहा है, उनमें खौफ क्यों नहीं है कि वो डरें ऐसा कोई भी काम करते हुए। इस पर यकीनी तौर पर पुलिस को सोचना होगा, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना होगा, और जो काम वो कर रहे हैं उसको सामने लाएं, हमें भी तो दिखाएं, हमें भी तो पता चले कि आप क्या काम कर रहे हैं। ये सवाल अवाम के ज़हनों में, ये मैं बात नहीं कर रही, ये लोग सोचते हैं। एनी हाउ, अनस भी इस वक्त हमारे साथ है। अनस बताओ फिर क्या सोचा आपने, पाकिस्तान इस वक्त किस लेवल पर और हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखिए पाकिस्तान, देखिए हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसी को देख ले, हम दोनों साथ आज़ाद हुए, मगर अब वो हमसे आगे और हम पीछे। ऐसा क्या है, क्या वजह है ऐसी? पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट भरपूर भरा हुआ है, मगर यहाँ पर टैलेंट को भारा नहीं जाता, यहाँ पर टैलेंट की कह लें कदर नहीं है इतनी, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया में आप अगर जाएंगे ना तो वहाँ पर हर बंदे की वैल्यू है, वहाँ पर हर बंदे की कदर की जाती है एक दूसरे बंदे की, और वहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ भी एडवांस्ड है। इसी वजह से वहाँ पर क्योंकि इकोनॉमिक है तो हमें आईटी की फील्ड में आना पड़ेगा, ताकि हम जो है इस पाकिस्तान को मॉडर्निक दौर में लेकर जाएं, और ताकि हम इसको पीछे ना रखें, क्योंकि इंडिया अब आईआईटी है, हम आईटी पर ही अटके हुए हैं। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, वो स्पेस पे अपना मिशन भेज चुके हैं, और हम यहाँ पर अभी भी बैठे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पर बहुत काम करना पड़ेगा, तभी हम मीट कर सकेंगे। ज़ाहिर है ये चैलेंजिंग सिचुएशन है और दुनिया का मुकाबला अगर करना है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। एनी हाउ, डीएसपी ज़किया साहिबा हमें फिर से ज्वाइन कर चुकी हैं। ज़किया साहिबा, मैं वहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों की परफॉर्मेंस है, कोई एक ऐसा केस है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए उस तरीके से आप लोग रियासत से, हुकूमत से आप लोग बात क्यों नहीं करते? क्या वजह है कि अगर हमें किसी भी केस के अंदर शवाहिद का फोरेंसिक कराना है तो पंजाब के लिए जाएंगे जनाब, वहाँ पर लैब मौजूद है जो एफिशिएंटली काम करती है, वो हर जगह पर मौजूद नहीं है। आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है किसी मुजरिम को फटाफट पकड़ने के लिए, जब तक कि सब कुछ हो रहा होता है उसको निकलने का मौका मिल जाता है। ज़रूरत किस अमर की, आप क्या समझती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, ज़रूरत को अगर देखा जाए तो हम सबको इल्ज़ाम दे देंगे कि पुलिस ये कर रही है, पुलिस को कर रही है, सब कुछ ठीक है, सारे कसूरवार पुलिस को हम ले लें, लेकिन मैं कहती हूँ कि लोगों को अवेयर करें, सोशल मीडिया पे लाएं, उनको अवेयर करें, उनको कुछ इस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है, कुछ उनको इस तरह की वुमेन के हवाले से कोर्सेज करवाए जाएँ, उनको ट्रेनिंग्स दी जाएँ, ताकि उनको इन चीज़ों के बारे में अवेयर हों कि हाँ, अव्वल तो फीमेल ऑफिसर पुलिस की आप ले लें, एक फोर्स है, ये पावर है, उनको बहुत सारी ये चीज़ों को हमने करवाना है, उनको ये कोर्सेज करवाने हैं। उसके अलावा आम पब्लिक को करवाएं, उनको सोशल मीडिया में लाएं उन चीज़ों को, तो कि उनको ये चीज़ अवेयर हो कि आया कि आपको हरासमेंट है क्या है, हरासमेंट की तारीफ क्या है, वो किस तरह की होती है। ज़रूरी तो नहीं है कि बिल्कुल ज़किया साहिबा, आपने ठीक कहा कि हरासमेंट के हवाले से थोड़ी अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, ख़वातीन को भी पता चले, और जो इस तरह के बीमार ज़हनियत के लोग हैं उनका भी इलाज हो सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और अभी एक ब्रेक लेंगे, और अनस मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, और नाज़रीन आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे ईद मिलादुन नबी के हवाले से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियां आपको पता है अपनी अरूज पर पहुंच चुकी हैं। महाफिल के इनेकाद के साथ साथ गलियां, बाज़ार बरक़ी कुमकुमों से जगमगाने लगे हैं, लोगों ने अपने घरों में लाइट्स लगा ली हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। नालैन मुबारक की जो फ़रोख्त है उसका सिलसिला जारी है, झंडियाँ छोटी छोटी मिल रही हैं। तो जनाब वैसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें कराची से कफ़ील अहमद ने ज्वाइन किया, उनसे पूछते हैं कि वो इस जश्न की तैयारियाँ कैसी देख रहे हैं। कफ़ील बताइएगा। देखिए सारिश, आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के सिलसिले में मुल्क भर की तरह भी जो है वो गली गली करिया करिया जो है वो उसको सजाया गया है। गली मोहल्लों में लाइटें हैं, झंडे हैं। मैं इस वक्त गुरु मंदिर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो स्टॉल मौजूद है, मेरे कैमरा मैन कैसर दिखाएंगे इस वक्त। यहाँ बैजेस हैं मुख्तलिफ, जो है वो बच्चे और जो है वो बच्चे की चूड़ियाँ मौजूद हैं, बैजेस मौजूद हैं,
इमामे मौजूद हैं, कुर्तियाँ मौजूद हैं, झंडे जिनके प्राइसेस अगर हम बात कर लें तो 300 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो है वो नालैन के जो है वो बैजेस भी यहाँ रखे गए हैं और टोपियाँ रखी गई हैं जिनकी कीमत ये बताई जाती है तकरीबन 200 रुपये से 250 रुपये तक है। तो मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और गो कि अभी जो दुकानदार वो ऑन कैमरा बात नहीं कर रहे थे, उनका यही कहना था कि लोग जो है वो शाम के औकात में ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि अभी दिन है तो भरपूर तैयारियाँ जारी हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, मुख्तलिफ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ ऑर्डर्स किए गए कि एक बड़ी तादाद में जो 12 बिलो बोले को जो दिन है जुम्मे का उसमें जो है वो केक कटिंग की जाएगी और मुख्तलिफ जो है वो तकरीबात जो है वो उनको मुनक्किद किया जाएगा और आक़ाए दो जहाँ की जो तमाम सीरत है उस पर जो है वो कॉन्फ्रेंस भी जो है वो मुनक्किद की जाएंगी। तो एक भरपूर समा है पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची के अंदर। और मुख्तलिफ जो स्पॉट्स हैं, पर्टिकुलरली अगर हम बात कर लें कंजुल ईमान मस्जिद की, उसके अलावा सोल्जर बाज़ार और दीगर जो मसाजिद हैं उनको जो है वो बड़े अच्छे और खूबसूरत अंदाज में जो है वो सजाया गया है और गली गली करिए करिए जो है वो इस बात की तैयारी की जा रही है कि जो जुम्मे का दिन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा और जो है वो 12 बिलो का दिन होगा जिसको बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो मनाया जाएगा। जी सही। अच्छा कफील, मुझे ये बताइएगा कि इस दफ़ा ज़ाहिर है थोड़ी सी महंगाई भी अब हो गई है, पहले वाली सूरत हाल नहीं है, तो यहाँ पर इस मौके पर ताजिर क्या बता रहे हैं कि कोई फ़र्क पड़ा या नहीं खरीदो फरोख्त में? देखिए 2 रोज़ कबल मैंने एक ताजिर रहनुमा से रब्ता किया था और उनसे यही बात करने के लिए कहा था कि इस मरतबा जो झंडे हैं और जो इसमें तमाम अपने ये सामान ख़रीदा जाता है उसकी क्या जो है वो सूरत हाल रही। उनका कहना ये था कि 12 रबीउल अव्वल एक ऐसा दिन है कि जो मेजॉरिटी में उनका ये कहना था कि जो है इस मरतबा ख़रीदारी की गई है जिसमें झंडे भी शामिल हैं, इसमें कपड़े भी शामिल हैं, बैजेस भी शामिल हैं, चूड़ियाँ भी शामिल हैं। और उनका यही कहना था कि इतनी महंगाई के बावजूद भी इस जो अक़ीदतमंद जो ये दिन है उसके हवाले से कोई कमी जो है वो उनका कहना ये था कि इस पर इम्पैक्ट नहीं डाला गया है। उनके ये अल्फाज थे जो आपने ताजिर रहनुमा से हमारी बात हुई। और उनका कहना ये था कि लाइटें अगर हम बात कर लें या झंडों की बात कर लें तो वो गुज़िश्ता साल से ज़्यादा जो है वो इसमें इजाफा देखा जा रहा है। बिल्कुल ज़ाहिर है ये आका की आमद का जश्न है तो इजाफा ही देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया बार फिर से, बल्कि मैं देखने वालों को भी कहूँगी कि आप सबको एडवांस में ही जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो और बाका की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। बहुत ही खूबसूरत ये मौका है, चेहरे पर वैसे खुशी आ जाती है। तो खुशियाँ तो फिर इसी तरीके से मनाई जाती हैं, उसमें पैसों का क्या देखना। बच्चे इतने खुश होते हैं, बड़े इतने खुश होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए हेल्थ एंड फिटनेस की। तो जनाब माहिरीन सेहत के मुताबिक हर चौथे पाकिस्तानी नौजवान के पास डायबिटीज़ में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ों की तादाद 3 करोड़ 3 लाख से ज़ायद हो चुकी है, यानी हर चौथा पाकिस्तानी नौजवान ज़ियाबतीज़ के मरज़ में मुब्तला है। कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट BM राठौड़ ने इंकशाफ किया है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों की तादाद के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। यानी कि ये मूजी मरज़ इसमें 30% लोग पाकिस्तान के मुब्तला हो गए हैं और वाकई ऐसा है, हर दूसरे घर में शुगर का मरीज़ मौजूद है, हाइपरटेंशन का मरीज़ मौजूद है और मोटापा शुगर की वजह बनता है, टेंशन शुगर की वजह बनती है, नींद की कमी शुगर की वजह बनती है। इसके अलावा और क्या वजूहात हैं कि जानने के लिए हमें हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर जवेरिया इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर जवेरिया, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माशाल्लाह लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएगा कि ये क्या हो गया, इतने मीठे हो गए पाकिस्तानी, इतने मीठे हो गए? देखिए कि डायबिटीज़ का जो नंबर 1 जो ज़ियाबतीज़ है उसका जो नंबर 1 फैक्टर है ना, वैसे तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और आप बायोलॉजिकल सिस्टम भी होती है, इनहेरिटेंस में भी होती है, एनिमोर्सी भी होती है। पर जो बेसिकली ज़ियाबतीज़ और डायबिटीज़ होने की वजह ये स्ट्रेस फैक्टर का होना है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, घर पे स्ट्रेस है, कोई आपको परेशानी है, चीज़ें हैं, क्योंकि जो इंसान जितना स्ट्रेस लेता है उतना ज़्यादा वो जो है इस बीमारी में आता है। अच्छा, अब अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए ना, तो जो सिनेमा में दालचीनी का कहवा वो सुबह अगर ब्रेकफास्ट में ले लिया जाए तो कंट्रोल किया जाता है। फिर आपने जौ, जवार, बाजरा, मकई और गेहूँ, इसका आटे की चपाती आपने खानी है। अगर आप सिंपल आटे की, गंदम की चपाती खाते हैं तो वो आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऊपर ले जाती है। अगर आप डिफरेंट सीड्स की लेते हैं तो उसमें फाइबर जाता है और आपका ग्लूकोज लेवल ठीक रहता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा डॉक्टर जवेरिया, जैसे मैंने अभी कहा कि पाकिस्तानी इतने मीठे हो गए, ये जो एक मिथ है या वाकई इसमें कोई हकीकत है कि मीठा ज़्यादा खाने वालों को शुगर हो जाती है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। पर यह कि ये नहीं करना चाहिए कि आप
मतलब यहाँ पे तो लोग चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखते कि फास्टिंग और नॉन फास्टिंग में क्या आ रही है। HbA1C नॉर्मल जो है वो 6.6 हेल्दी होता है, अगर चलो 7 भी चला जाए तो इट्स फाइन। पर एक ये लोग चावल नहीं छोड़ते, सुबह में नान चने नहीं छोड़ते, और जो हम लोग की देसी खुराकें हैं पाकिस्तानियों की, तो वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, इसमें खुराक की एहतियात और 6 मील्स अ डे, और साथ ही साथ जो आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, यानी आपने एक एक मील जो लिया उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपकी डायबिटीज़ ऊपर जा रही है, उसको आपने कंट्रोल करना है। अच्छा, और हाँ, चावल इसमें छोड़ने पड़ते हैं, चावल छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि हम लोगों में, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनमें थोड़ा बहुत शौर है, वो तो एक्सरसाइज को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं, उनकी लाइफ का हिस्सा है, और वो कोशिश करते हैं कि जिम ज़रूर जाएं। लेकिन हम पाकिस्तानी, आपको लगता है कि हमारा फोकस है इस चीज़ पे कि हमें एक्टिव रहना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, या फिर हमें एक रूटीन का हिस्सा बनाना है कि वर्जिश ज़रूरी है? देखिए कि 70% डाइट कि आप खुराक में क्या ले रहे हैं, और 30% एक्सरसाइज आपने खुराक से बॉडी को फ्यूल किया, और 30% आप अपने एक्सरसाइज से बॉडी को ट्यून अप करते हैं। और जैसे कि डिफरेंट बीमारियां हैं, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या पोस्ट प्रेगनेंसी में जो इश्यूज़ आते हैं वो इसलिए आते हैं कि यहाँ पे बहुत लेज़ी हो जाते हैं लोग। इवन सुबह के वक्त जब आप रात की नींद पूरी करने के बाद भी लेज़ी फील कर रहे हैं, इसका मतलब कि कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो ना जाए। तो अगर आपने इससे बचना है और आपने अपने आप को इंटरनली फिट और फाइन और खूबसूरत रखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सरसाइज है उसको अपना, अच्छा आपके पास कोई चीज़ नहीं, मशीन नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही जाएँ। कुछ लोग तो जिम जाके भी अपना वज़न कम नहीं कर पाते, और वो आप जब तक इंटरनली इंस्पायरेशन आप अपने लिए नहीं होती, मोटिवेशन इंस्पायरेशन कि आपने किस तरह से अपने आप को खूबसूरत दिखना है। ये नहीं कि बीमारियों से भी बहुत ज़रूरी है बचना, डिज़ीज़ प्रिवेंशन कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, बट साथ ही ज़रूरी है कि आपने अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी के साथ कैसे मेंटेन और मैनेज रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रनिंग कर लें, आप अप एंड डाउन कर लें, आप रूम में ही कर सकते हैं अपने, मतलब आपको, मतलब यहाँ मैंने देखा बहुत लेज़ी लोग हैं, वो मतलब कोशिश भी नहीं करते। इवन जिम जाने वाले लोग उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ज़ाहिर है आजकल जो मुल्क के हालात हैं, लोग इस तरह की हालात में हैं कि भाई जॉब जो मिले बस वो करनी है। ज़ाहिर है ब्रेड एंड बटर के लिए इंसान मेहनत तो करता है। अब अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपने सिस्टम के आगे बैठना है, या आपने बैठे रहना है, या ड्राइविंग करनी है, तो उसमें फिर आपको मौका कम मिलता है। आप इतने थके हुए घर जाते हो कि आप जाते ही सो जाते हो। लेकिन ज़ाहिर है अगर आप खुद से प्यार करेंगे, कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, बिल्कुल, तो तब तक तो सब ठीक है। लेकिन अगर आपने वेल्थ ही को सब कुछ बना लिया और हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये पैसे बस फिर आप इंसान छोड़ जाता है किसी काम के लिए। आप अपना जो पूरा दिन का लाइफस्टाइल है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें। एक आपका स्लीप आवर्स होने चाहिए तकरीबन 8 आवर्स, वो भी आपकी हेल्थ का हिस्सा है। कभी कभी लोग सोते नहीं हैं, आजकल सोशल मीडिया का बेतहाशा इस्तेमाल और एक्टिविटीज़ बिल्कुल अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में होते हैं, पूरी रात जाग रहे होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम को मुताबिक चल ही नहीं रहे। बायोलॉजिकल सिस्टम कहता है कि सुबह सनराइज़ पे ब्रेकफास्ट किया जाए और सनसेट पे सेकंड मील लिया जाए, और यहाँ पे लोग बिल्कुल आपको पता है उसके ऑपोजिट चल रहे हैं। रात 4 बजे सोना और फिर सुबह 2 बजे उठना, दिस इज़ नॉट द लाइफ स्टाइल ना। अच्छा, उसके साथ ही साथ अपने घर वालों को टाइम देना है, अपने खाने को टाइम देना है, फिर अपने आप को टाइम देना है। जहाँ पे आप अपने आप को प्रायर करना है, अपनी आप की प्रेफरेंस देनी है, वहीं पर आप अपने आप की डाइट, हेल्थ, एक्सरसाइज, अपनी पर्सनल हाइजीन, ये सब चीज़ें करते हैं। अपना मील प्लान करते हैं, अपने लिए खाने बनाते हैं, डिटॉक्स वाटर्स बनाते हैं, अपने आप को खूबसूरत, अच्छा और बीमारियों से बचने के लिए आप ऐसी चीज़ें, एलिमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये जब तक आप खुद नहीं कर सकते ना, मतलब वो एक भाई इंसान अपने आप से खुद मोहब्बत करता है, कोई और आपका वैसे ख्याल नहीं रखता जैसे आप खुद अपना ख्याल रख सकते हैं। तो इस चीज़ को समझें। अगर आप ये कहेंगे कि जनाब या तो फिर आपको आपका लाइफस्टाइल इतना हाई फाई हो कि आपका प्रॉपर एक शेफ़ हो जो आपके लिए उसी हिसाब से, देखिए वो शेफ भी नहीं उस तरह से कर सकता जो खुद आप अपने लिए कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाटर आपने खुद पीना, किसी ने आपके मुंह में नहीं डालना, तो लिहाजा ये आप कोशिश करें कि अपना ख्याल खुद रखा जाए। अच्छा, एक चीज़ और है जो कि मैं चाहूँगी कि आप उस पर हमें थोड़ा सा बताएं कि कुछ लोग ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिगार्डिंग मील प्लान। नहीं, मतलब अगर उनकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है ना, हाँ देखिए प्रॉब्लम हम खुद बड़ी बनाते हैं, वो हम नेगेटिव सोचते हैं, जो ओवरथिंक करते हैं। सीधा जो ओवरथिंकिंग की चीज़ें हैं ना, स्ट्रेस इंड्यूस हंगर भी आता है और भी कई चीज़ें आती हैं। ओवरथिंकिंग तो करनी नहीं, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, एंड यू आर द विनर इफ़ यू कैन मतलब कंट्रोल सिचुएशन व्हेन यू आर डाउन। मतलब इंसान, मुझे लगता है आप में तो इंसान इतना खुश होता है और खुशी का लम्हा तो बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, पर जब आप मतलब व्हेनेवर यू फील डाउन और देयर इज़ अ स्ट्रेस फैक्टर और चीज़ें होती हैं, उसमें अपने आप को मजबूत
ताकतवर, कुनकुयर और विनर की जो सिचुएशन होती है ना, इट विल टेक यू लाइक मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर रही हूँ कि ओवर थिंकर्स जो है ना, उनको आई थिंक डायबिटीज का खदशा थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो बंदा डाउन रहेगा, नेगेटिव ज्यादा सोचेगा, किसी भी छोटे से मसले पे ओवर थिंक करेगा, अपने आप को प्रेशर में रखेगा। देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान मतलब इस टाइम इकोनॉमिक फैक्टर भी कुछ बेहतर नहीं है, सोशो इकोनॉमिक तौर पे भी लोग बेहतर नहीं जा रहे, तो एग्रेशन, स्ट्रेस और ये तमाम चीज़ें इस माशरे के थोड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, तो वी नीड टू स्प्रेड पॉजिटिविटी इनसाइड। हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी अदारे में है, किसी महकमे में है, किसी पोजीशन पे है, किसी भी चीज़ को के बरक्स उसको ये चाहिए कि वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि देखिए जो मतलब मेरा ये ख्याल है कि इफ़ यू आर पॉजिटिव इन द नेगेटिव सिचुएशन यू आर द विनर। और आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो माशरा खूबसूरत कर सकेंगे, पॉजिटिव कर सकेंगे, हेल्दी कर सकेंगे। और मेरे ख्याल से इंसान के लिए सदका जारी भी होता है कि अखलाक अच्छा रखना, क्योंकि ये मैं कहती हूँ दुनिया यहाँ पे पोजीशंस ये वो हर चीज़ यहाँ पे रह जानी है, पर आपका एक अखलाक होता है जिसमें आप अच्छे और बुरा करके आप उसको याद कर रहे हो। सही कह रही हैं। अच्छा, तीसरा एक फैक्टर जो है वो है जनाब क्विक फिक्स, कि हमने भूख लगी तो बर्गर खा लेना है, पिज्जा खा लेना है, लेट नाइट स्पेशली ऑनलाइन ऐप्स। जी बिल्कुल, और लेट नाइट क्रेविंग्स हुई तो हमें जनाब चिप्स चाहिए, हाँ जी, उसके साथ हमें कोई ना कोई सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। नहीं, उसमें आप ये देखें कि लेट नाइट हंगर क्रेविंग्स जो हैं वो आजकल हर जगह पे देखने में आ रहा है, और इतना ज़्यादा लोग मतलब फीमेल्स मेल्स सब नखरे करके भी कह रहे होते हैं बस मैं ऑर्डर कर रही हूँ या मैं बनाने लगी हैं। भाई आप लेट नाइट लेंगे, खाना पेट में जगह छोड़ देगा और वो फिर आपका पेट निकला होगा जो कि बुरा लगेगा, आपके एस्थेटिक्स खराब हो जाएंगे और यू नॉट लुकिंग। चलिए अब जल्दी से मुझे ये बता दें तो कि आपके ख्याल में हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए अगर हम डायबिटीज़ का खदशा है, इंडिकेटर्स हैं, या फिर हम डायबिटिक हो चुके हैं, क्या करना चाहिए? नंबर 1 ये है कि आपने नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें हमारे पास मतलब पिस्ता, बादाम, अखरोट। आप एक दही का बाउल लें और उसमें तमाम चीज़ें ऐड करें, उसमें आपने सीड्स ऐड करने हैं, एक चुटकी अलसी के बीज डाल लें, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। आप जब सीड्स ऐड करते हैं ना उसमें भी इसेंशियल ऑयल होते हैं। फिर सेकंड नंबर पे जो आपकी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है ना, लाइक चावल, चपाती, ये चीज़ें, तो अपने गंदम की चपाती और चावल बिल्कुल नहीं लेने, आपने मल्टीग्रेन आटे का जो है वो इस्तेमाल करना है घर में। सुबह चाहे उसकी रोटी ले लें, दोपहर लें या रात को लें, तो वो आपको फाइबर जाएगा। फाइबर जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। अच्छा, डायबिटीज़ इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स अ मैनेजीरियल थिंग, यू कैन मैनेज विद योर डाइट ना। इसको बीमारी कहीं पे भी नहीं कहा जाता। ये बीमारी तब बन जाती है जब आप एक साइड पे इंसुलिन लगा रहे होते हैं और दूसरी साइड पे आप स्मोक कर रहे होते हैं। बहुत से केसेस हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोग ये कर रहे हैं। अब आप देखिए, एक साइड पे आप इंसुलिन लगा रहे हैं, दूसरी साइड पे मेडिसिन ले रहे हैं, फिर आप स्मोक कर रहे हैं, फिर आप अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है आपकी डायबिटीज़ जो शुगर लेवल ऊपर जाएगा। फिर पानी का इस्तेमाल, फिर ग्रीन जूसेस मैं कहती हूँ डायबिटिक पेशेंट अगर 15-20 दिन धनिया, पुदीना, थोड़ा उसमें चुकंदर डालें, अदरक, नींबू, ये 4-5 चीज़ें ऐड करके 1 गिलास बनाएं और उसमें 4 गिलास पानी ऐड कर लें। वो दिन में 4-5 दफ़ा पिएँ। मैं कहती हूँ 15 दिन में आपकी डायबिटीज़ ना ख़त्म हो जाए तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने ये बहुत से पेशेंट्स को करवाया, अपने घर के लोगों को करवाया। चलिए जी, बड़ा ये ज़बरदस्त सा इन्होंने ड्रिंक बताया डॉक्टर जवेरिया ने, आपने याद रखना है, ये मेरे ख्याल में तो एक मैजिक ड्रिंक है। धनिया, पुदीना, चुकंदर, लेमन, और अगर एप्पल भी डाल लें तो कोई मसला नहीं है थोड़ा और सा। आपकी जिगर की गर्मी भी खत्म करता है और आपको बहुत इंटरनली खूबसूरत, बिल्कुल ज़बरदस्त, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी, और अगर इनिशियली अभी स्टार्ट हुई है, प्री डायबिटिक है, तो ख़त्म भी हो सकती है। चलिए इस वक्त मुझे बोल प्रेडिक्शन में आगा बहिश्ती साहब ने ज्वाइन कर लिया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आप और डॉक्टर साहिबा और देखने वालों को मेरी तरफ से गिलगित बल्तिस्तान से खूबसूरत फजा से और बर्फ इस वक्त गिर रही है, आप लोगों को खूबसूरत मंजर। और ये डॉक्टर साहब से एक अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल बिल्कुल आप पूछिए। मेरी सवाल ये है कि डॉक्टर साहिबा जो आप बता रही वो तो ठीक है, जब तक हम 2 नंबर दवाई, 2 नंबर डालडा, 2 नंबर घी, 2 नंबर जो कुछ हमारे पास है पाकिस्तान में सब 2 नंबर है। हम जो भी गजाएं खाएंगे इस 2 नंबर जो चीजें रोजमर्रा जिंदगी में, यहाँ तक हमारे पास जो मिनरल वाटर हम इस्तेमाल करते हैं, अभी कोई मुझे दोस्त बता रहा था ये भी 2 नंबर है। तो हम कैसे हमारी सेहत पाकिस्तान में ठीक होगी? ये खुदा की कुदरत है हमारे ऊपर, हम अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर पोजीशन में है। वरना जिस हालात में आप कल देखें ना, आपके सामने आंखों के जो जाली दवाइयों से
46 लोग, कोई कहते 66 बिल्कुल आगा साहब, ये फैक्टर्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। बिल्कुल आप ये देखें ना, कोरोना से जितनी जल्दी हम निकले, कोई मैशत में भी नहीं निकला। हम लोग फिजिकली इतने फिट हैं, हमारे इम्यून सिस्टम इतने अच्छे हैं, तो ये अल्लाह का हम पर करम है। और जो बात आप कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ बस फिर अपनी घरों के आगे क्यारियों में सब्जियां उगाएं, वो खाएं। बिल्कुल आप होम गार्डनिंग करें, बहुत अच्छा। आप डॉक्टर साहब दोनों को मालूम आए ताजा अखरोट के सीजन है गिलगित बल्तिस्तान में। बस भिजवा दें फिर आप आगा साहब, भिजवा दें, अखरोटों की पेटियां भिजवाएं कि हम लड़कियों के बाल अच्छे हो, हमारी स्किन अच्छी हो, बायोटिन पूरा मिले। मेरे खुद अपने अखरोट बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए, जब आप कराची बस आप भिजवा दें। अब आगा साहब, डॉक्टर साहब ने आज बता दिया अखरोटों की जरूरत है, क्योंकि हमें बाल और जिल्द अपनी अच्छी करनी है। चले हाँ, और अब जरा सितारों की दुनिया पे आए ना, जरा मुझे बताएं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। अब क्रिकेट टीम को वीजा मिल गया है, जा रहे हैं, अब तो जायचा बना लें इनका। देखिए सहरिश, मैं आपसे करने तो अल्लाह ताला की जात में है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो भी कहे, कुछ भी कहे, जो भी तर्जे करे, कुछ तर्जे निगार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान के बारे में इतराजात करते हैं। बैठ के बातें करना बहुत आसान है। वो क्रिकेटर जो हमारे टीम कैप्टन है, उसके बारे में जो भी बातें करते हैं, मैं कहता हूँ ये सब गलत साबित करेगा। यही कैप्टन है जिसने हमारी टीम को, पाकिस्तान का, आज तक जितनी क्रिकेट की दुनिया से लेकर आज तक उसने एक नंबर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बनाया, एक नंबर बैट्समैन है। आप लोग देखेंगे वर्ल्ड कप जीत कर ये गवार है, यही कप्तान ट्रॉफी उठाकर पाकिस्तान में आएगा और हम सब इस्तिकबाल के लिए। चले जी, जबरदस्त आगा साहब, आप तो पिछले 2 से 3 प्रोग्राम्स में आपसे ये बात हम कर रहे हैं और आप एक ही जवाब दे रहे हैं। इसके बाद सितारे जो हैं वो बैठ चुके हैं किसी खास जगह पर और अब ये जीत के ही आएंगे, वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपकी प्रेडिक्शन हमने नोट कर ली है, हमने ली है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा जवेरिया, फाइनली कुछ छोटी सी टिप अगर आप देना चाहें, अदरक भी डाल लें भाई उस जूस में, मुझे याद आ गया। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आजकल डेंगी वगैरह काफ़ी हो रहा है कराची में, खैर इसके काफ़ी केसेस वगैरह हैं, तो डेंगी है नहीं है, कुछ भी ऐसा है। और जो इवन लोग स्मोक करते हैं या आपको पता है कुछ चीज़ें डिस्कस इवन नहीं भी की जाती, तो आपने सेब का इस्तेमाल, सेब के जूस का, सेब, पुदीना और अदरक, 3 चीज़ों का आपने ना चले जी, मैं बता देती हूँ फाइनली, क्योंकि और कमर्शियल्स ड्रॉप हो गए तो मेरे पैसे कट जाएंगे जवेरिया, रुक जाए। अच्छा जनाब, ये जूस बता दिए, धनिया, पुदीना, अदरक, सेब, चुकंदर, पानी, बस लीमू डाल लीजिएगा ऊपर से ताकि विटामिन सी भी चला जाए। बिल्कुल, मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और आजकल डॉलर जिसको रिवर्स गियर लग गया है उसकी बात करूंगी आपसे। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं खाकान नजीब साहब, जो कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। तो हमें खुश होना चाहिए कि ये डॉलर नीचे आ रहा है और मज़ीद भी नीचे आएगा, या फिर बस ये वक्ती तौर पर टेम्परेरी खुशी है? ये हमें इस चीज़ पर खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान की स्टेट जो है उसने अपनी रेट को एग्जर्ट किया है। हम हमेशा कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी स्टेट कमज़ोर होती है, और पाकिस्तान के बारे में तो मैं भी हमेशा कहता हूं कि हमें स्टेट कैपेसिटी को बेहतर करना है। और उसने ये कहा कि ये जो ग्रे मार्केट है इसको नहीं होना चाहिए बिकॉज ये इलीगल और इललेजिटिमेट है। तो मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमने वो जो एक चीज़ है उसको दूर किया जो इलीगल मार्केट थी। सेकेंडली मुझे इस चीज़ की खुशी है, इसकी जो आप कह रही हैं कि ये आगे इसी तरह वर्क करेगा, कि हमने एक स्ट्रक्चर तब्दील करने के लिए अब काम शुरू किया है। वो स्ट्रक्चर इज़ द फॉलोइंग, कि पाकिस्तान की 2 मार्केट्स हैं, एक इंटरबैंक मार्केट और एक ओपन जिसको हम एक्सचेंज रेट कंपनीज की मार्केट कहते हैं, उसको अब हम कॉर्पोरेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि 3rd टियर के और ऐसे लोग जिन्होंने कम पैसों के साथ एक छोटी छोटी दुकान खोल के कारोबार शुरू किया, उनको एलिमिनेट करें। अगेन दोज आर इलीगल। दूसरी मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ स्मगलिंग पर काबू पाने की कोशिश जो है शुरू हुई है। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, सो इसको भी देखते हैं। अब इसका असर जो है वो ये है कि अगर आप देखिए तो जब से ये काम शुरू हुआ है तो रुपया जो है वो इंटरबैंक में 17 रुपए और ओपन मार्केट में आई थिंक तकरीबन 335 से 293 पर आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसकी कंटिन्यूटी जो है ऑनेस्टली वो एक बड़ी ही डीपर चीज पे डिपेंड करती है। वो 3rd टियर है आपका। सो आपने पहले इलीगल एक्टिविटी को देखा, फिर आप कुछ स्ट्रक्चरल तब्दीली करने जा रहे हैं, उसको कीजिए।
जो तीसरी जरूरी चीज है ना, जो बहुत कम लोग जिसकी बात करते हैं, वो ये है कि इस वक्त स्टेट बैंक के जखायर जो हैं वो पिछले 1-1.5 माह में कुछ कम हुए हैं, $1 अरब से कम हुए हैं। सो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन इज कि क्या हम अपने जो स्टेट बैंक के जखायर हैं उनको बढ़ा सकते हैं यहाँ से। हम जो डॉलर की लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी से मतलब है जो इनकमिंग डॉलर्स हैं हमारे इंटरबैंक जो कि ऑफिशियल मार्केट है, असल तो बात वहां पे आके रुकनी है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस वापस वहां पे बेहतर कर सकते हैं। और जो पैसे हमने जेनीवा में, बिल्कुल आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। दूसरा, अगर हम ये सारे फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं और अगर करते रहते हैं आगे भी, तो डू यू थिंक कि ये 200 के करीब आ जाएगा या फिर इतना नीचे नहीं आएगा? You know, I'm a smart enough policy maker and I've been in the government and you know, working for countries for long enough. मैं कभी भी एग्जैक्ट रेट पे तो कमेंट नहीं करूंगा। मैंने आपके सामने फैक्टर्स रख दिए हैं। आप स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला को बेहतर करें, शॉर्ट अप्रॉक्सीमेटली बता दें। आप लिक्विडिटी बेहतर करें इंटरबैंक की। आप कुछ ये लोगों को दिखाएं कि आप सीरियस हैं ऑन रिफॉर्म, जो कि इन्वेस्टमेंट साइड है उसको बेहतर करें। ये अगर आप 3-4 चीजें बेहतर करेंगे तो क्या है रुपया, रुपया है क्या आखिर डॉलर के अगेंस्ट? ये सादा सी बात ये है ना कि आप कितना अर्न कर सकते हैं दुनिया को चीजें बेचकर, आप कितनी रेमिटेंसेस ला सकते हैं। मुझे बात बताइएगा खाकान साहब, आजकल तो वैसे हमारा जो पाकिस्तानी नौजवान है उसका बहुत रुझान हो गया है, स्पेशली यूट्यूबर्स और ये सोशल मीडिया से या ऑनलाइन वेब डेवलपिंग से या फिर किसी भी कंपनी के लिए बाहर काम करके लोग डॉलर्स में कमा रहे हैं। ये कितना पॉजिटिव साइन है और ये कितना अच्छा है इकोनॉमी के लिए? बहुत अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारा यंगर क्राउड है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, वो कोई काम भी करें, वो अपने घर पे बैठ के दुनिया में कोई चीज़, अपना गाना सुनाएं दुनिया में लोगों को, वो अपना म्यूज़िक सुनाएं, वो अपनी पढ़ाई से लोगों को एजुकेट करें, वो अपनी कोई चीज़ बेचें, वो अपना कोई भी टैलेंट दुनिया में बेचें, इम्प्रूव करें अपने टैलेंट को। दैट इज़ द रियल अर्निंग, बिकॉज पाकिस्तान एक यंग जनरेशन है और यही रियल होप है पाकिस्तान की। ये जो 23 की मीडियन एज है, लार्ज चंक जो है वो यंगर है और अंडर 30 है। इसी को हमने इसी तरह के कामों पे लगाना है कि वो दुनिया में जो चीज़ बिकती है, जो दुनिया खरीदना चाहती है, वो प्रोड्यूस करें, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हो या वो गुड्स में हो। पाकिस्तान का आईटी और आईटीएस का यही रियल पोटेंशियल है कि ये घर बैठकर अपना काम करें और दुनिया में चाहे वो कॉस्ट। बिल्कुल आपने सही कहा है खाकान साहब। एक तो ठीक है ये फैक्टर्स जिन पर काम हो रहा है, स्मगलिंग को रोका गया है, क्रैकडाउन हो रहे हैं और ये ग्रे मार्केट पर सारा काम हुआ है। दूसरा मुझे ये भी बताएगा कि रेमिटेंसेस को लेकर भी कुछ ऑफर्स दी जा रही हैं कि पैसा आए और इस पर जाहिर है हम इस लिक्विडिटी क्रंच से बाहर निकलें। जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी, ये इसके साथ कितना इसमें रोल प्ले करेगी और चीज़ें मजीद बेहतर होंगी? ऑन अ लाइटर नोट, आपने बहुत ज़बरदस्त वर्ड्स 2 यूज़ किए, लिक्विडिटी क्रंच। ये पाकिस्तान का हर जगह का मसला है। एक डॉलर पे भी मसला है, हमारी एनर्जी में भी यही मसला है और हमारे मालियाती खसारे में भी यही मसला है। सो इसको हमने हल करना है। सो आई एम रियली ग्लैड कि अगर आप भी ये समझ गई हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क में मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम इस मसले को हल कर लेंगे। हमें तो खाकान साहब अब गेस्ट ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप ना बजट बना सकती हैं। माशाल्लाह। हम लोगों को इतना एजुकेट कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों से कॉमन जो लोग हैं उनको भी काफ़ी हद तक चीज़ों की समझ आ गई है कि आखिर चल क्या रहा है और होना क्या चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ बड़े कंसर्न हैं और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं और यही फैसला किया गया कि अब ये परमानेंट बेसिस पे होगा, ये जितने भी क्रैकडाउन्स चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि स्ट्रेटेजिकली हमें पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है? सर, हम दूसरे ममालिक में देखते हैं, भले रिपब्लिक पार्टी आए, भले डेमोक्रेटिक पार्टी आए, लेकिन जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज या पॉलिसीज़ हैं वो वही चलेंगी जो पहले की बनी हुई हैं। ये कितना इफेक्ट करेगा, कितना ज़रूरी है इस मुल्क के लिए? So absolutely, देखिए एक बात क्लियर हो गई है, IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लानी है, पाकिस्तान के जो फंडामेंटल्स हैं एनर्जी के, पाकिस्तान के जो फंडामेंटल्स हैं टैक्स कलेक्शन के, पाकिस्तान के जो फंडामेंटल्स हैं दुनिया को एक्सपोर्ट बेचने के, इनको ठीक करना है। अगर ये चीज़ें तय हो गई हैं तो अब इनमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, चाहे वो SIFC एक काउंसिल है उसके थ्रू कहिए, पर आने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मैं तो चाहूँगा इससे ज़्यादा विगर से आए, या पार्टीज अगर कोई कोalition आता है वो और प्राइवेटाइजेशन को तकवीयत दे। व्हाट आर द मेजर 3 पॉइंट्स के जिन पर ये स्ट्रेटेजी बननी चाहिए और इमीडिएटली बननी चाहिए? अगर ऐसी पॉलिसीज जो कि फॉर अ लॉन्ग रन बनाई जाती हैं, जो कि भी डिमांड्स भी आ रही हैं, ताजिर भी कह रहे हैं, आर्मी चीफ भी कंसर्न है,
तो आपके ख्याल में वो क्या पॉइंट्स होने चाहिए, स्पेशली अगर टैक्स नेट को लेकर बात की जाए, रेमिटेंसीज को या फिर डॉलर की ऊपर नीचे की जो कहानी है या आर्टिफिशियली जो कंट्रोल किया जाता है, इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए फर्स्टली होना क्या चाहिए? जो कलीदी बात है वो ये है कि हमें कॉम्पिटेंस लेवल हर जगह पर, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो और चाहे वो प्राइवेटाइजेशन में हो, हम इन चारों जगह पर अपना जो कॉम्पिटेंस लेवल है प्रोफेशनल्स को इंडक्ट करके वो बिल्ड करें। ये नंबर 1 पॉलिसी है। तभी आपका जो सोचने का हुकूमत का तजर्बा है, हुकूमत का जो आप कहेंगे थिंकिंग गवर्नमेंट जिसको मैं कहता हूँ, वो क्रिएट होगी। और उसी को लिंक करें कि एक ऐसी टीम हर जगह लाएं जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत है वो सर्जरी करे, बजट को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप अपना घर थोड़ा सा ठीक करके दुनिया को दिखाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट दुनिया से मांग रहे हैं, आप साथ ये दिखाएंगे, जैसे मैडम ने कहा वो जो IMF की हैं MD कि आप अपना टैक्स का निज़ाम बेहतर कीजिए, अमीरों को टैक्स कीजिए। अगर आप दुनिया को ये 4-5 चीज़ें दिखाएंगे कि हमने एक टीम सेटअप कर दी है, वो टीम्स इस चीज़ों पे काम कर रही हैं। मैं तो आज इस चीज़ पर भी आ गया हूँ कि ये 5 साल 10 साल मंसूबे ज़रूर लिखिए, ये तो ज़रूरी होते हैं एक विजन देने के लिए, बट एक साल का भी बता देना कि ये 3 चीजें मैंने करनी है, कि मैंने पेंशन का रिफॉर्म करना है। चलिए, आप जैसे और भी काबिल लोग मौजूद हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम वक्त वो हाजिर हैं। बस गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा ज़रा कुछ करे, नजर सानी और ऐसी कोई पॉलिसीज़ बनाए। मुझे वैसे आज तक समझ नहीं आई कि पता नहीं क्या वजह है कि हमारे जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट होते हैं उनको अगर हम ये कहें ना कि बता दें डॉलर कहाँ आकर रुकेगा, वो कतराते हैं। चलिए, खुशी कर दें आवाम को, कोई मसला नहीं है, कह दें कि हाँ इतने पे आके हो सकता है कि परमानेंटली रुक जाए। चले, मैं ये कहता हूँ कि रुपए की कदर में जो इस वक्त आपको तकवीयत दिखाई दे रही है, जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, इट इज़ गुड कि आपकी जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का असर है, चाहे हम वीट मंगवा रहे हों, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हों, एडिबल ऑयल मंगवा रहे हों, वो कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो क्रैकडाउन हुआ उसमें आपने ये भी देखा कि चीनी की कीमत 200 रुपए से 30-40 रुपए कम हो गई। थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे रही है इन चीजों में। चले, यकीनी तौर पर ये इफेक्ट करेगी चीज़ों को, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, डायरेक्शन हमारी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब, आपने हमें दिया। अब चूंकि मुझे जल्दी से आगे बढ़ना है और खेल के मैदान से कुछ खबरें हैं, बड़ी देर की मेहरबान वीज़ा जारी करते करते, तो बिलाखिर मिशन वर्ल्ड कप के लिए हायल आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। इकबाल जमील साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो कितने खुश हैं उनसे जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम जी। फाइनली हमारी टीम को वीज़ा मिल गया और हम इंडिया जा रहे हैं, तो ये क्या ज़रूरत थी थोड़ा सा ये दरमियान में हर्डल्स क्रिएट करने की? जब करना ही था तो पहले कर देते। भाई, ये खामखाई के लिए कि भारत की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि जनाब ये करें। एशिया कप में भी उन्होंने देखे कि पाकिस्तान टीम को बड़ा ट्रैवल किया, एक जहनी कोप देने के लिए कि आदमी का ये होता है कि जनाब वो ट्रैवल करता है तो सुकून के साथ ट्रैवल करे, लेकिन उन्होंने ये करने नहीं दिया। अब ये देखिए, अफसोसनाक बात ये कि जितनी बकिया टीम थी सबको उन्होंने दे दिया वीज़ा, और पाकिस्तान को ICC, जब PCB ने ICC को शिकायत की उसके बाद उन्होंने वीज़ा का इजरा किया, और वो भी सिर्फ 48 घंटे से कम वक्त के अंदर। इसलिए तकरीबन बुध की सुबह को, मतलब कल सुबह वो पाकिस्तान टीम दुबई के लिए रवाना हो जाएगी। थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। वो एक उनकी खामखाई की एक इच करने की कोशिश है, एक तंग करने की कोशिश है। इससे पहले भी मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा थे, वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, मुसलमान थे, उनको भी उन्होंने वीजा नहीं दिया। सारी ऑस्ट्रेलियन टीम पहुंच गई लेकिन उन्होंने वीजा नहीं दिया। ये कुछ चंद साल पहले ये ना बस वो इकबाल साहब थोड़ी सी मुसलमानों के साथ ये दिल में कुछ नफरत सी रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इवेंट को ख़राब किया जाए, किसी तरह इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इनका तर्ज अमल यही रहा है, लेकिन जाहिर ही बात है इंसान अपनी परफॉर्मेंस से खुद को मनवाता है। इंशाल्लाह इस बार भी बनवाएंगे, लेकिन जो टीम सिलेक्शन है उस पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि ज्यादती हुई है। आप किस तरह से देख रहे हैं स्क्वाड को? जनाब, जाती तो हुई है, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। इस टीम के अंदर शान मशहूद की बिल्कुल जगह थी, वो बन सकते थे, इमाद वसीम आ सकते थे, सरफराज आ सकते थे। जो लोग ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये एब्सोल्युटली करेक्ट बात है कि जनाब आपके पास टीम में एक रिजर्व विकेट कीपर नहीं है। इट्स वेरी वाइटल, बड़ा अहम होता है ये
कि रिजर्व विकेट कीपर हो टीम के अंदर, लेकिन वो नहीं है। दुनिया की कोई भी टीम आप उठा के देखिए। अच्छा मुझे इकबाल साहब ये बताइएगा कि जो टीम अभी जा रही है, जो खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा है, परफॉर्मेंस वाइज वहाँ के कंडीशंस को देखते हुए किस तरह के परफॉर्मेंस अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या आपके सवाल जरा क्लैरिफाई करें। इकबाल साहब मैं ये कह रही हूँ कि चले हुए कारतूस हैं, क्या वो चलेंगे? कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं, जो स्क्वाड अभी जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? परफॉर्म कैसा करेंगे वो? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जब पाकिस्तान फेवरेट होता है ना तो पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करता। इस मरतबा पाकिस्तान जो है वो अंडरडॉग्स बन के जा रहा है, उन पर बड़ा प्रेशर है। मैंने ये हमेशा देखा कि जब पाकिस्तान का कोई फेवरेट्स नहीं होते तो पाकिस्तान टीम बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करती है, और यही मरतबा मुझे यकीन है कि जनाब इस वक्त टीम के अंदर ये जज्बा जरूर होगा, इसलिए कि इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है, इतना ज्यादा लोगों ने बातें की है टीम के खिलाफ, तो 100% लेकिन आपको पता है इकबाल साहब, हम ही बाद में ये बात करते हैं कि प्रेशर बहुत था और ये गए ही ऐसे थे, और वो नर्व्स पे ज़ाहिर है फिर कंट्रोल करना होता है, खुलकर खेलना होता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों मेंटली वीक हो जाते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं होगा? जनाब एक बात मैं ये बता दूं, ये तो दुनिया की किसी भी गेम पे खेलने अगर पाकिस्तान में हो रहा होता है तो ये तमाम चीजें हर जगह होती है। जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं वो इन सब चीजों को ओवरकम कर लेते हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत मामूली सी बातें हैं। देखिए क्राउड अगर बहुत ज्यादा होगा, इंडिया के फेवर में होगा, और दूसरी टीम और दूसरे मैचेस भी पाकिस्तान के साथ हैं, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान जो है मतलब एक कॉम्बिनेशन तो बन गया है। एक गिवन टीम है, एक ऐसी टीम है जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल खिलाड़ी थे, तो उनमें से सेलेक्ट किया गया। ठीक है, उसमें ऊंच नीच हो सकती है, और हमेशा से ये रहा है कि ये टीम जो है एक लंबे अरसे से 2.5-3 साल से, तकरीबन 2.5 साल से इसी कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान टीम खेल रही है, और इसी कॉम्बिनेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला किया है। अभी जो एशिया कप में भारत के साथ हमारा मैच था जिसमें कि हम काफ़ी वीक दिखाई दिए, और आपने खुद ही बात की कि हमें किन किन शोबों में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो जो एक डेंट है, डू यू थिंक सो कि वो कुछ असर दिखाएगा अपना वर्ल्ड कप में या फिर नहीं? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि देखें, सारी बात ये है कि जो इंडिया की विकेट्स हैं, जो अभी तक देखिए, अभी आजकल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, उसमें मैंने देखा है कि विकेट जो है वो स्पिनर्स को भी मदद कर रही है और सीमर्स को भी मदद कर रही है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मतलब पाकिस्तान के जो स्पिनिंग ट्रैक है इसको बड़ा वाइटल क्रूशियल रोल अदा करना पड़ेगा। और जो मिड ओवर्स होते हैं, देखिए 50 ओवर का फॉर्मेट का जो मैच होता है बड़ा लंबा होता है, इसमें तीनों फॉर्मेट आ जाते हैं, तो इसके अंदर चाहिए पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, नवाज हैं, इफ्तिखार है, और फिर उसामा मीर है, मतलब शादाब है, शादाब को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। स्पिनर्स का रोल बड़ा वाइटल होगा, बड़ा क्रूशियल होगा। वर्ल्ड कप की विकेटें कैसी होंगी? हसन अली के बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में हसन अली देखिए, सारी बात ये कि हसन अली एक लंबे अरसे के बाद आए हैं, तकरीबन 1.5 साल उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, इंटरनेशनल मुकाबलों में नहीं है, लेकिन एक बात उनमें ये है कि वो गेंद को बिल्कुल ओवर, जब 1.5 साल से खिलाड़ी ने नहीं खेला, डायरेक्टली उसको वर्ल्ड कप में ले गए। देखिए मेरी बात तो पहले सुन लीजिए, हम सिलेक्शन पे पहले बात कर रहे थे। बात यह है कि हसन अली एक फाइटर बॉलर है, उनके पास स्पीड है, और वो एक ऐसे विकेट पे जो सीमर्स को मदद कर रही हो, जो पेसर्स को मदद कर रही हो, वहां बड़े इफेक्टिव होंगे। ये बात है, उन्होंने पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी की है, अब उनको टीम में सेलेक्ट कर लिया है, इसमें इफ और बट्स नहीं हो सकते। अब वो जाएंगे और वो एक स्ट्राइक बॉलर के हिस्से से जाएंगे, और वो जा किसकी जगह रहे? वो जा रहे हैं नसीम शाह की जगह। हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, इनके पास एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन सकती है। चलिए कॉम्बिनेशन अच्छा है, आप ये कह रहे हैं कि स्पिन टैग पर हमें काम करना होगा, अल्लाह करे हम अच्छा परफॉर्म करें। फाइनली बस ये बता दें कि ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही है इस बार? अरे जनाब, अच्छी उम्मीद लेके जाएं, बिल्कुल क्यों नहीं आएगी। वर्ल्ड कप पाकिस्तान 1992 में भी जीता था और अगेंस्ट ऑल ऑड जीता था। आपको पता है कि उस जमाने में जो स्ट्राइक बॉलर थे, डिपार्चर जब टीम का हो रहा था, वकार यूनुस, वो अनफिट हो गए थे। बिल्कुल ही पाकिस्तान की टीम को कह रहे थे कि एक होपलेस सिचुएशन चाहिए, तो इसमें जो टीम कोई ना कोई जीतेगी, पाकिस्तान के उसमें चांसेस हैं, बिल्कुल है। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान में एक जज्बा है, और टीमें कंबाइन होकर खेल रही है, तो क्यों नहीं जीतेगी? बिल्कुल पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। चले जी, बेस्ट विशेस है हमारी अपनी टीम के साथ, कौम की दुआएं भी हैं, नेक तमन्नाएं राहत हमारी टीम के साथ हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब।
आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने अपना कीमती वक्त दिया, तो इन दुआओं के आसरे तो मैं नहीं कहूँगी, परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए, स्टे पॉजिटिव, है पॉजिटिव। तो इसी अच्छी बात के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। होपफुली आपको आज का शो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।